माय सुपर इंटेलिजेंट पीपल, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है इन दिस अमेजिंग जर्नी जहां हम कस्टमर परचेज हिस्ट्री एनालिसिस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है। चाहे आपने अभी तक एक भी एसक्यूएल क्वेरी ना की हो, चाहे आपको डेटाबेस का डी भी नहीं आता हो, फिर भी आप ये प्रोजेक्ट मेरे साथ बहुत आराम से बिल्ड कर सकते हैं। और वीडियो के एंड तक आपके पास एक सॉलिड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट होगा विद रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और ढेर सारा कॉन्फिडेंस होगा। सो अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोजेक्ट को प्लीज़ मेरे साथ में करिएगा एंड सारे अपने डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए, अपने व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए एंड गैदर ऑल योर एसेंशियल्स। इस प्रोजेक्ट में टोटल 6 सेगमेंट होंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है उसको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारा सेकेंड सेगमेंट होगा वो होगा स्कीमा डिज़ाइन को लेके। इसमें हमारे पास 3 टेबल्स हैं, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट्स टेबल और ऑर्डर्स टेबल। फिर थर्ड सेगमेंट जो है उसमें हम डेटा ऐड करेंगे, अपने डेटा को कैसे इंसर्ट करना है वन बाय वन वो देखेंगे। फोर्थ सेगमेंट में हमारे पास मेजर क्वेरीज होंगी, हम यहाँ पे 10 क्वेरीज देखेंगे। और फिर फिफ्थ सेगमेंट में हम जो भी हमने अभी तक क्वेरीज परफॉर्म करी हैं उनसे हम क्या इंसाइट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हमारा डेटा है उससे हम क्या मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं और उसे कैसे निकालना है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट हम देखेंगे कि हमने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको रिक्रूटर आसानी से एक्सेस कर पाए। सो हम अपना प्रोजेक्ट को शोकेस करना सीखेंगे। ओके सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं और उसमें मेजर क्वेश्चन ये है कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को करने का पर्पस क्या है। सो गाइस, एक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है, ओके, उसका फाइनल टारगेट क्या होता है, फाइनल गोल क्या होता है? फाइनल गोल होता है टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड गेट द रेवेन्यू, है ना। सेटिस्फाई करना अपने कस्टमर्स को और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना। और उसके लिए हमें कुछ बिजनेस ड्रिवन डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। वो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे बिहाइंड क्वेश्चंस पे। ऐसे क्वेश्चंस जो हम अपने उस कंपनी के डेटा को देख करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। वो क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमारा टॉप कस्टमर कौन है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, किस सिटी में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, और हाउ मच मनी आर वी मेकिंग एवरी मंथ, है ना, कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं हर मंथ। सो इस तरह के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं। इसी के जैसे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डिसीजन लेने में, जो कंपनी के हेड्स होते हैं उन्हें डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ओके, नाउ अब हम आते हैं स्कीमा पार्ट पे। सो सबसे पहला क्वेश्चन, बीइंग अ बिगनर, कि स्कीमा होता क्या है, ये स्कीमा क्या है। सो गाइस, स्कीमा एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डेटाबेस होता है, टेबल्स होती हैं, वो टेबल्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, वो रिलेशनशिप्स होते हैं। तो जब हम इसको ओवरऑल कंबाइंड वे में देखते हैं उसको ही हम स्कीमा कहते हैं। ओके, कौन कौन सी टेबल्स हैं हमारे पास, किस तरह का डेटा हर टेबल में जाएगा, उसका डेटा टाइप, ओके, और वो सारी टेबल्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड है ना। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 3 टेबल्स हैं। कौन कौन से 3 टेबल हैं? सो कस्टमर टेबल है। कस्टमर टेबल के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? सो इसके पास बेसिकली इंफॉर्मेशन है ऑफ द कस्टमर्स, ऑफ द पीपल, जो लोग हमारा प्रोडक्ट, इस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड, उन कस्टमर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डेटा, इस टेबल में है। सो ये है आपके कस्टमर आईडी। कोई भी कस्टमर आया तो उसकी एक कस्टमर आईडी जनरेट होती है और ये यूनिक होती है। उसका नाम क्या है, पहला नाम, लास्ट नाम, देन उसका ईमेल क्या है, वो किस सिटी को बिलोंग करता है या उसने किस सिटी में प्रोडक्ट परचेज किया है, उसकी साइन अप डेट क्या है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर से रिलेटेड जो इसमें कस्टमर टेबल में स्टोर करी गई है।
इसके बाद आती है सेकेंड टेबल जो है प्रोडक्ट टेबल। सो प्रोडक्ट टेबल के पास किस तरह का डेटा होगा, ये बेसिकली प्रोडक्ट रिलेटेड सारा डेटा कंटेन करके रखेगी। इसमें प्रोडक्ट की आईडी होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा, हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी होगी। ओके, सपोज माउस है तो उसकी कुछ आईडी होगी, ब्लूटूथ स्पीकर है उसकी कुछ आईडी होगी। फिर वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे स्पीकर, माउस, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में होते हैं, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सब स्टेशनरी कैटेगरी के होते हैं। फिर उसके प्राइस क्या है। ओके, सो इस तरीके का डेटा हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट टेबल में स्टोर है। इसके बाद आती है लास्ट टेबल जो है ऑर्डर्स टेबल। और ऑर्डर्स टेबल में जितने भी परचेसेस करे गए हैं कस्टमर्स के थ्रू, जितने भी परचेजेस हुए हैं उससे रिलेटेड सारी डिटेल है, विच इज़ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट। कोई भी कस्टमर आया, उसने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करते ही एक आईडी जनरेट होती है जिसको हम ऑर्डर आईडी बोलते हैं। ऑर्डर डेट, किस डेट को उसने वो ऑर्डर प्लेस किया था, उस कस्टमर की आईडी क्या है, उस जिस प्रोडक्ट को उसने परचेज़ किया है उस प्रोडक्ट की आईडी क्या है, कितनी क्वांटिटी उसने परचेज़ की है, इस तरह का डेटा यहाँ पे जनरेट होता है। अब अगर सपोज एक कस्टमर आया जिसकी आईडी 1 है, ठीक है, वो आया सबसे पहले 1 जून को, तो उसकी जो ऑर्डर आईडी जनरेट होगी वो सपोज 2001 है। फिर वही सेम कस्टमर जिसकी आईडी 1 थी, सेम कस्टमर आया सपोज 5 जून को, उसने फिर से ऑर्डर प्लेस किया, तो यहाँ पे एक नई ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगी। और वो ऑर्डर आईडी कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 2009। ओके, फिर वही सेम कस्टमर जिसकी आईडी 1 थी वो आया सपोज 10 जुलाई को। सो जब वो 10 जुलाई को आया तो एक नई आईडी जनरेट हुई, ये आईडी हो सकती है सपोज 2050। ओके, सो इस तरह से कस्टमर सेम है, डजंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो जितनी बार नया ऑर्डर प्लेस करेगा उसकी नई ऑर्डर आईडी जनरेट होगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि ये जो तीनों टेबल्स हमने देखी अभी, कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल और प्रोडक्ट्स टेबल, ओके, ये तीनों टेबल्स, अब ये तीनों की तीनों टेबल्स एक ही डेटाबेस में एक ही कंपनी को बिलोंग कर रही हैं, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। ओके, हो सकता है ये ऑर्डर टेबल किसी दूसरी कंपनी से हो, ओके, और ये प्रोडक्ट्स टेबल किसी दूसरी कंपनी के हों, कस्टमर्स किसी दूसरी कंपनी के हों, सो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को भी बिलोंग कर सकते हैं। हम ये कैसे प्रूफ करें कि ये तीनों की तीनों टेबल एक ही इंडस्ट्री को, एक ही सेम कंपनी को बिलोंग करती हैं। तो उसके लिए हमें इन तीनों टेबल में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है। ओके, वो कैसे इस्टेब्लिश होगा कि ये जो कस्टमर आईडी इस कंपनी ने जनरेट करी, अगर यही कस्टमर आईडी हमें दूसरी टेबल में भी देखने को मिल जाए। सिर्फ कस्टमर आईडी की क्यों बात हो रही है, फर्स्ट नेम की बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कस्टमर आईडी जो है ये यूनिक है, ठीक है, हर आईडी अपने आप में यूनिक होगी। नाम यूनिक नहीं हो सकते हैं, आशा नाम के कई लोग होते हैं, रोहन नाम के कई लोग होते हैं, बट जो आईडी जनरेट हुई ये यूनिक है। तो अगर यही आईडी हमको इस टेबल में भी मिल जाए जो कि ऑर्डर्स टेबल है, तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ एक ही कैटेगरी को, एक ही कंपनी को बिलोंग करता है। ओके, सो हमको बेसिकली कॉमन कॉलम्स ढूंढने होते हैं, और वो कॉलम जो यूनिक है, ओके, जिनको हम प्राइमरी की भी कहते हैं। तो कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी थी वो प्राइमरी की थी, वो इस टेबल में भी मौजूद है, ऑर्डर्स टेबल में भी, और यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम कर रही है, फॉरेन की काम कर रही है, साथ साथ इन दोनों को ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही है। ठीक, ये तो हो गई कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल की बात। अब एक टेबल और है प्रोडक्ट टेबल। ये कैसे लिंक स्टैब्लिश करेगी, तो अगर इस प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास यूनिक वैल्यूज क्या होंगी, प्रोडक्ट आईडी, हर प्रोडक्ट की अपनी एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है। अगर यही प्रोडक्ट आईडी के यही सेम वैल्यूज हमें इस ऑर्डर टेबल में मिल जा रहे हैं, इसका मतलब इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस हुआ है। ओके, सो ये प्रोडक्ट आईडी जो कॉलम है ये सेम होना चाहिए इस प्रोडक्ट आईडी के कॉलम से। ओके, 101 प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे भी होनी चाहिए, 102 भी होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर टेबल में दो फॉरेन कीज हैं, एक तो है हमारी कस्टमर आईडी जो कस्टमर टेबल के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही है, ओके, और दूसरी है प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट टेबल के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही है। सो हमने ये देखा हमारे स्कीमा क्या है और हमारी टेबल्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। ओके, ना अब हम अपनी क्वेरीज परफॉर्म करेंगे वन बाय वन।
और क्वेरीज परफॉर्म करने से पहले हमें ये स्कीमा डिज़ाइन, जो अभी हमने ये स्कीमास देखे हैं, इन्हें डिज़ाइन करना होगा MySQL में। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम टेबल्स क्रिएट करेंगे और फिर उन टेबल्स में हम डेटा इंसर्ट करेंगे वन बाय वन। सो डेटा इंसर्ट करने का जो मेथड अभी आई विल फॉलो वो ये होगा कि मैं आपको 2 सैम्पल रोज इंसर्ट करके दिखा दूंगी, उसके बाद बचा हुआ जितना रिमेनिंग डेटा है वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे टू सेव दैट टाइम, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहें तो आप भी सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। जो भी डेटा है, जितना भी डेटा है, उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक वहाँ पे दिया होगा, आपको वहाँ से वो डेटा डाउनलोड करना होगा और आप चाहो तो मैनुअली करना अदर फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। और अगर आपको लगता है कि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो आप उसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले MySQL वर्कबेंच ओपन करते हैं। सो ये मेरा MySQL वर्कबेंच स्पेस एरिया ओपन हो गया है। ये एरिया आपका फाइल एरिया है, यहाँ पे हम सारे अपने कोड्स लिखेंगे एंड द लेफ्ट साइड यहाँ पे आपको डेटाबेसेस दिख रहे होंगे। क्लीन कंपनी ये डेटाबेस है जिसमें अलग अलग काम किया गया हुआ है। तो हम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है कस्टमर परचेज हिस्ट्री एनालिसिस, इसके लिए एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। एक क्विक अंडरस्टैंडिंग ग्रैब कर लेते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। सो डेटाबेस को आप एक बिग रूम समझ सकते हैं जिसमें डिफरेंट टेबल्स होती हैं, जैसे कि ये फैमिली डेटाबेस। इस फैमिली डेटाबेस में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 टेबल्स हैं, कॉन्टैक्ट टेबल, डिपेंडेंट टेबल, प्राइमरी इन्फो टेबल। ओके, सो हर डेटाबेस के पास कुछ टेबल्स होती हैं, जैसे इफ़ वी टेक दिस फूड सेल्स, पिज़्ज़ा सेल्स। सो इस पिज़्ज़ा सेल्स में 5 टेबल्स हैं, 5 टेबल्स हैं। ओके, नाउ अब हम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर उसमें इसी तरह से टेबल्स को क्रिएट करेंगे। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्रिएट। सिंटैक्स मतलब प्री डिफाइंड वर्ड्स ऑफ कोडिंग, जिनको हमें लिखना होता है एज इट इज टू अचीव आवर रिजल्ट। ओके, ना फिर डेटाबेस। ओके, अब उस डेटाबेस का नाम, जिस नाम से हम क्रिएट करना चाहते हैं, सो हम क्रिएट करना चाहते हैं कस्टमर परचेज हिस्ट्री एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ विच इज CPHA। ये हमारा डेटाबेस हो गया। ओके, ना अब हमें इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन कराना है। रन कराने के बाद ये रिफ्रेश बटन है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे फिर आपको जो हमने डेटाबेस बनाया है वो दिख जाएगा। एंड जस्ट अ सेकेंड, सो हियर आप देख पा रहे होंगे CPHA आर डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, हमारा डेटाबेस बन गया है। ओके, नाउ अभी हम किसी भी डेटाबेस के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, जो हमारा कोड है वो अभी कहीं नहीं जाने वाला है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, SQL को बताना होगा दैट अब हम जो काम करेंगे वो CPHA डेटाबेस में ही स्टोर हो। ठीक है, उसके लिए हम काम करने जा रहे हैं। सो फॉर दैट हमें लिखना होता है यूज और फिर उस पर्टिकुलर डेटाबेस का नाम जिसमें हमें काम करना है और इसे रन कराएंगे। रन कराते ही आप देखेंगे कि ये बोल्ड से हाईलाइटेड हो जाता है। ओके, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब टाइम है टेबल्स क्रिएट करने का। हमारी 3 टेबल्स थी, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल, ऑर्डर्स टेबल। तो वन बाय वन हम सारी टेबल्स को क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल लिखते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम, टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल और फिर उस टेबल का नाम। सो इट इज कस्टमर्स टेबल। ओके, अब यहाँ पे इतने से काम नहीं चलता है, उस टेबल में जो जो कॉलम्स होते हैं उनके भी हमें नाम लिखने पड़ते हैं पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद। ओके, टेबल सॉरी कॉलम के नाम के साथ साथ हमें उसका डेटा टाइप भी लिखना होता है। डेटा टाइप में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक सेपरेट वीडियो, उस पर सेपरेट प्रोजेक्ट छोटा सा बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज एक बार चाहें तो उसको चेक कर लें इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट डेटा टाइप्स। ओके, तो डेटा टाइप लिख देंगे और उसके बाद अगर उस कॉलम में हम कोई रूल अप्लाई करना चाहते हैं, जिसे हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, रूल्स को हम SQL में कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ओके, वो हम लिखेंगे। तो 3 चीजें बेसिकली हमें यहाँ लिखनी होती हैं, एक तो कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप क्या है, और फिर अगर कोई कॉन्स्टेंट अप्लाई हो रहा है तो वो। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। तो जो हमारी पहली कॉलम, जो हमारा पहला कॉलम का नेम है वो है कस्टमर ID। ओके, इसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर एंड इसमें जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो है प्राइमरी की, क्योंकि इसको हम कस्टमर ID को एज अ प्राइमरी की यहाँ पे ले रहे हैं, इसके पास सारी यूनिक वैल्यूज हैं।
फिर हमारा जो सेकंड कॉलम है वो है फर्स्ट नेम और इसका जो डेटा टाइप है वो है varchar। varchar की लिमिट हमने दे दी 40। इसके बाद जो थर्ड डेटा टाइप है थर्ड कॉलम है वो है लास्ट नेम। इसका डेटा टाइप भी यही है varchar और हम varchar को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इट्स 40 नॉट 4 और इसको हम एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये varchar हमें आगे भी कई जगह यूज होगा। सो ये हो गया varchar। ओके, अब जो हमारा थर्ड कॉलम है वो है अबाउट द ईमेल। फोर्थ कॉलम दिस इज ऑल्सो varchar। अब सिटी कॉलम है, सिटी भी varchar है। इसके बाद एक कॉलम है जिसका नाम है क्रिएटेड एट, मतलब यहाँ पे डेट की बात हो रही है तो इसका जो डेटा टाइप है वो है डेट। ओके, ये हमारा हो गया टेबल रिलेटेड सारा डेटा। अब हम ये पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और हम सेमीकोलन यूज करेंगे ना। अब हम इसको रन कराएंगे। ओके, यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, ठीक है। फिर से हम इसे रन कराते हैं और रन कराने के बाद यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे, फिर टेबल के एरो पे जाएंगे और यहाँ हमारी जो ये टेबल थी कस्टमर्स वो क्रिएट हो गई है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारी टेबल क्रिएट हो गई है विद ऑल कॉलम्स। ओके, अब आते हैं दूसरी टेबल पे। अब हम दूसरी टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स टेबल। ओके, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। अब वन बाय वन सारे कॉलम्स के नेम देंगे। तो हमारा जो इसमें सबसे पहला कॉलम है वो है प्रोडक्ट आईडी। गाइस, सेम प्रोजेक्ट आपका इंग्लिश वर्जन में भी अवेलेबल है, आप प्लीज चेक कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हिंदी लैंग्वेज में, देन यू कैन चेक इट इन इंग्लिश एज वेल। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अब हम इसका डेटा टाइप देंगे जो कि इंट है और फिर इसका कांस्टेंट विच इज जो कि प्राइमरी की है। ये हमारी प्राइमरी की है क्योंकि इसके बाद सेकंड कॉलम है नेम और नेम के जो डेटा टाइप है वो varchar है। देन कैटेगरी, कैटेगरी का डेटा टाइप भी varchar है। उसके बाद यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस का जो डेटा टाइप है वो है डेसिमल। ओके, और डेसिमल में हमें ऐसे लिखना होता है, ये मेथड होता है। इसका क्या मतलब है, तो 10 मीन्स है कि जो भी प्राइस है उसमें टोटल कितने डिजिट्स होंगे, तो टोटल 10 डिजिट्स होने चाहिए और मतलब मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। और 2 का क्या मतलब है कि आफ्टर डेसिमल टोटल कितने डिजिट्स हो सकते हैं। फिर हम पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारे सारे कॉलम्स हमने कवर कर लिए ना। अब हम इसको रन कराएंगे और रिफ्रेश करके हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स टेबल भी क्रिएट हो गई है। अब टाइम है थर्ड टेबल क्रिएट करने का विच इज ऑर्डर टेबल। सो अब हम ऑर्डर्स टेबल लिखेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और ऑर्डर्स टेबल के जितने कॉलम्स हैं वन बाय वन सबके नाम देंगे। तो पहला है ऑर्डर आईडी, उसका डेटा टाइप, फिर क्या वो कोई कांस्टेंट फॉलो कर रहा है, तो यस ये एक प्राइमरी की है। उसके बाद ऑर्डर डेट आएगी, ऑर्डर डेट की जो डेटा टाइप है इट इज डेट। देन कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी का जो डेटा टाइप है इट्स इंट। देन प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी का डेटा टाइप इज ऑल्सो इंट। फिर क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी का डेटा टाइप भी इंट है। और यहाँ पे हम एक रूल और अप्लाई करने जा रहे हैं जिसको हम चेक कहते हैं। रूल मीन्स कांस्टेंट, यहाँ हम एक कांस्टेंट और अप्लाई कर रहे हैं, इसका नाम है चेक। चेक क्या कर रहा है कि एक कंडीशन फुलफिल कराने को बोलेगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम वैल्यू इस क्वांटिटी कॉलम में फिल कर पाएंगे, इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है कि क्वांटिटी ग्रेटर हो 0 से। अगर क्वांटिटी 0 से बड़ी है मतलब एक पॉजिटिव नंबर है तभी आप जो है इसमें वैल्यू इंसर्ट करा पाएंगे क्वांटिटी कॉलम में। ओके, अब आता है टाइम कॉन्स्टेंट्स फिक्स करने का, ठीक है। तो एक हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, एक कांस्टेंट हम यहाँ पे जनरेट करने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसको हम नाम देंगे FK_कस्टमर। ये हमने कांस्टेंट का नाम रखा है FK कस्टमर। अब आगे देखते हैं कि ये है क्या, तो ये है फॉरेन की, ठीक है। हमने पीछे अभी समझा कि ऑर्डर्स टेबल में 2 फॉरेन कीज थी, एक तो कस्टमर आईडी और दूसरी प्रोडक्ट आईडी। ओके, कस्टमर आईडी प्रोडक्ट आईडी क्यों थी, क्योंकि जो इनके ओरिजिनल बिलोंगिंग थी वो प्रोडक्ट टेबल और कस्टमर टेबल की थी। ओके, सो इनकी पेरेंट टेबल दूसरी है, ये चाइल्ड टेबल है। तो हमें यहाँ पे ये कांस्टेंट और अप्लाई करना पड़ेगा फॉरेन की और इस कांस्टेंट का नाम देना पड़ेगा। ये नाम हम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। फॉरेन की किस कॉलम को हम बता रहे हैं वो लिखना होता है ब्रैकेट में। सो इट इज कस्टमर आईडी को।
फिर हमें ये बताना होता है कि इसकी पेरेंट की कौन सी है, मतलब पेरेंट टेबल कौन सी है, जिसको हम कहते हैं रेफरेंसेस। हमें रेफरेंस देना होता है कि हमने कहां से उठाया इस कस्टमर आईडी को। सो हमने इसको लिया है कस्टमर्स टेबल की कस्टमर आईडी कॉलम से। दिस इज इट। ओके, एक और फॉरेन की है, उसके लिए भी हम ऐसे कांस्टेंट का नाम फिक्स करेंगे पहले, और इसको हम दे रहे हैं एफ के प्रोडक्ट। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो फॉरेन की, और इस फॉरेन की का क्या नाम है, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस है प्रोडक्ट्स टेबल में प्रोडक्ट आईडी। दिस इज द वे टू राइट इट। इसके बाद अब हम ब्रैकेट क्लोज करके कॉलन लगाएंगे। अब इसको हम रन करते हैं। नाउ आफ्टर रिफ्रेशिंग आप देख पा रहे होंगे कि हमारी तीनों टेबल्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। बट ये टेबल्स कैसी हैं गाइस, सिर्फ कॉलम्स हैं, इनमें कॉलम्स के नेम है, अभी इसमें कोई डेटा नहीं फिल हुआ है। ओके, तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि डेटा कैसे इंसर्ट करना है, हाउ टू इंसर्ट डेटा। उसके लिए हम एक नई फाइल ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डेटा इंसर्शन। ओके, सो सबसे पहले हम डेटा इंसर्ट करेंगे किसमें, अपनी कस्टमर टेबल में। उसके लिए मैं आपको 2 रोज इंसर्ट करके दिखा दूंगी, रेस्ट ऑफ द रोज आई विल डू कॉपी एंड पेस्ट। ऑलराइट, सो डेटा इंसर्ट करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है सिंपल, इंसर्ट हमें लिखना होता है, फिर इनटू किस टेबल में करने जा रहे हैं उस टेबल का नाम बेसिकली। सो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और फिर वो वैल्यूज, तो हमें वैल्यूज वर्ड लिखना होता है। अब हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करके एक एक रो देंगे। अब रो कैसे लिखते हैं, तो रो लिखने के लिए हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है, और वो सीक्वेंस होता है एग्जैक्ट यही सीक्वेंस जिसमें हमने ये टेबल क्रिएट करी है। मतलब सबसे पहले हम कस्टमर आईडी लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के फर्स्ट नेम, फिर कॉमा लगा के लास्ट नेम, फिर ईमेल, सिटी एंड देन द डेट। ये हमारा सीक्वेंस होगा। तो करके देखते हैं, इससे और क्लियर होगा। तो हमने कस्टमर टेबल में वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दी है, और ये है हमारी कस्टमर आईडी 1। इसके बाद फर्स्ट नेम है आशा, ओके, देन लास्ट नेम है राव। ओके, इसके बाद हमारा जो ईमेल है वो है asharao@gmail.com। उसके बाद सिटी है विच इज मुंबई। उसके बाद डेट है जो कि है 2024-01-15, और ये हमारी पहली रो की वैल्यूज आ गई। अब आते हैं कॉमा लगा के दूसरी रो पे। आईडी है, कस्टमर आईडी है 2, कस्टमर का फर्स्ट नेम है बेन, कस्टमर का लास्ट नेम है कपूर, कस्टमर का ईमेल है ben.k@gmail.com। ओके, नाउ कस्टमर की जो सिटी है वो है दिल्ली। इसके बाद जो डेट है वो है 2024-02-10, राइट। ये हो गई हमारी सेकेंड रो की वैल्यूज। अब बाकी वैल्यूज को हम कॉपी और पेस्ट करेंगे। सो मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ मैंने सारे डेटा पेस्ट कर दी, सारी वैल्यूज। ओके, अब इसको एक बार हम रन कराते हैं, और रन कराने के लिए सब कुछ सेलेक्ट करना होगा, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग प्रेस दिस बटन। सो अब हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और अपनी टेबल चेक करेंगे एक बार, और ये हमारे जितने भी डेटाज थे वो सब फिल हो चुके हैं। ओके, फाइन। अब हम आते हैं टेबल 2 में, उसमें हम अपना डेटा इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना होगा इंसर्ट इनटू, और फिर उस टेबल का नाम जिसमें हम डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं उस टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स। फिर हमें वैल्यूज लिखनी होंगी, और फिर ओपनिंग ऑफ द पैरेंथेसिस, और 1 बाय 1 इसकी हम वैल्यूज लिखेंगे। तो जो प्रोडक्ट आईडी है पहले वो आएगी जो कि 101 है। देन वायरलेस माउस है पहला प्रोडक्ट हमारा, ओके। फिर उसकी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद उसके प्राइस, तो प्राइस है 550 एंड ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड रो की जो वैल्यूज हैं वो है 102, और ये है आपका ब्लूटूथ कीबोर्ड। इसके बाद ये इसकी कैटेगरी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड जो प्राइस है वो है 1250। ओके, नाउ अब हम सारी वैल्यूज बची हुई पेस्ट करेंगे।
ओके, सो अब यहाँ सारी वैल्यूज पेस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको एक बार रन करते हैं एंड आफ्टर रनिंग हियर इज आवर प्रोडक्ट टेबल और इसमें सारी वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं। ऑलराइट, अब आते हैं टेबल नंबर 3 पे और वो टेबल है ऑर्डर्स टेबल। सो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स और फिर हम वैल्यूज वर्ड लिखेंगे, इसके बाद ओपनिंग ऑफ द पैरेंथेसिस और अब मैं यहाँ सारी वैल्यूज कॉपी करने जा रही हूँ ओनली टू सेव आवर टाइम। और ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पेस्ट कर दी। अब हम इसको रन कराएंगे। अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और आफ्टर रिफ्रेशिंग दिस इज आवर टेबल जिसमें सारी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। ऑलराइट गाइस, सो अभी तक हमने क्या किया, हमने डेटाबेस क्रिएट किया, हमने टेबल्स तीनों क्रिएट करी और उन तीनों टेबल्स में एक एक करके सारा डेटा पॉपुलेट किया। नाउ अब टाइम है क्वेरीज का, तो हम कुछ क्वेरीज देखेंगे, फिर उसके बाद हम उससे बिजनेस इनसाइट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको अपने प्रोजेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है जिससे कि रिक्रूटर्स इजीली उसको एक्सेस कर सके। ओके, और वो पब्लिक फोरम में अवेलेबल रहे। ओके, सो क्वेरीज परफॉर्म करने के लिए हम एक नई फाइल ओपन करने जा रहे हैं, फाइल 3। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारी क्वेरीज लिखेंगे। सो जो हमारी पहली क्वेरी है वो है टू गेट द टोटल ऑर्डर्स प्लेस्ड पर कस्टमर। सी, हमने जो टेबल देखी थी कस्टमर टेबल, ये रही हमारी कस्टमर टेबल, राइट। इसमें हमें क्या देखना है अभी कि कस्टमर आईडी वाइज, कस्टमर वाइज मतलब सपोज कस्टमर आईडी 1 है जिसकी, ओके, उसने टोटल कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमें सिंपल ऑर्डर्स टेबल से। ओके, सी, कस्टमर आईडी 1 ने एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, जिसकी ऑर्डर आईडी ये जनरेट हुई। फिर कस्टमर आईडी 1 को ही हम और ढूंढेंगे, तो एक और कस्टमर आईडी मिला जिसका आईडी 1 है और इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है विद दिस ऑर्डर आईडी। फिर से कस्टमर आईडी 1 मिला और इन्होंने एक और ऑर्डर प्लेस किया है। तो इन्होंने अभी तक टोटल कितने ऑर्डर प्लेस करे हैं, 1 2 3। यहाँ हम कैसे काउंट कर पा रहे हैं कि कस्टमर जिसकी आईडी 1 है उसने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, सिंपली बाय काउंटिंग दीज रोज। ओके, सो 1 2 3। सो हम ये कह रहे हैं कि कस्टमर आईडी 1 ने टोटल 3 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। सी, अब ऐसे ही एज इट इज एसक्यूएल भी काउंट करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो हमें ग्रुपिंग करने के लिए ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। ग्रुप बाय में होता क्या है कि एक एक ग्रुप पकड़ेगा, वो सबसे पहले कस्टमर आईडी 1 को पकड़ेगा कि 1 ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, इसी तरह से वो काउंट करके आपको नंबर दे देगा। फिर कस्टमर आईडी 2 को पकड़ेगा। ओके, तो एक तो हमने ये सीखा कि हमें ग्रुप बाय यूज करना होगा, राइट। नाउ दूसरी चीज ये है कि ये काउंट करेगा कैसे। ओके, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। तो काउंटिंग करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करना होता है जिसको कहते हैं काउंट फंक्शन। ओके, काउंट फंक्शन, और उसके अंदर हमें एक एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे। एस्ट्रिक का साइन का मतलब होता है ऑल रोज। ओके, आपने सेलेक्ट एस्ट्रिक पढ़ा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, बट काउंट फंक्शन में एस्ट्रिक का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल रोज, काउंट ऑल रोज। ठीक है, तो हम जब क्वेरी लिखेंगे तो उसमें काउंट लगाएंगे और ग्रुप बाय भी यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको रोज काउंट करनी है, बट कैसे, ग्रुपिंग करके। पहले कस्टमर आईडी 1 की, फिर कस्टमर आईडी 2 की रोज काउंट करो एंड सो ऑन। I hope some clarity I'm able to give to you guys. Now come to the coding part. Let's write the code. Okay, तो हम लिखेंगे select count all rows। इसको हम एक एलियास नेम देंगे क्योंकि जब काउंटिंग करके हमें रिजल्ट मिलेगा तो जिस कॉलम में वो रिजल्ट आएगा उस कॉलम का एक नाम होना चाहिए। तो हम उस कॉलम का नाम दे रहे हैं ऑर्डर काउंट। ओके, और हमें उस रिजल्ट में क्या चाहिए होगा, कस्टमर आईडी भी चाहिए होगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि किस कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। इसके बाद हमें यूज करना होता है फ्रॉम। फ्रॉम में हम देते हैं टेबल का नाम, किस टेबल से ये डेटा हमें मिलेगा। तो अभी हमने देखा कि ये सारा डेटा ऑर्डर्स टेबल में अवेलेबल है। और हमने क्या देखा, हमें ग्रुपिंग करनी है, तो हम यूज करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन सो दैट वो कस्टमर आईडी वाइज चीजें काउंट कर पाए। और हम इसको अब रन कराएंगे। ओके, सो ये रहा हमारा कस्टमर आईडी 1 का टोटल ऑर्डर। इन्होंने टोटल 5 ऑर्डर्स प्लेस करे हैं। कस्टमर आईडी 2 ने 4 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ओके, सो सी सेलेक्ट के बाद हमने क्या लिखा, ऑर्डर काउंट। ये उस रिजल्ट विंडो के कॉलम नेम होते हैं, कस्टमर आईडी, हियर कस्टमर आईडी। ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो आप लोग समझ लीजिए जब भी आप लोग कोडिंग करना शुरू करें। सो कोडिंग के लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट लिखते हैं। सेलेक्ट में हमें कॉलम्स के नेम लिखने होते हैं जो हमें आउटपुट विंडो में चाहिए।
फिर हम फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम में हम टेबल का नाम लिखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें ये कॉलम्स के डेटाज अवेलेबल होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन यूज करेंगे, दो टेबल्स को अगर हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर अगर हमें कोई फिल्ट्रेशन यूज करना है तो हम वेयर यूज करेंगे। और हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बाय फिर यूज करते हैं, ठीक है, ग्रुप बाय एंड देन हैविंग। ग्रुप बाय के बाद अगर हमें कोई फिल्टरिंग करनी है तो हम हैविंग यूज करेंगे एंड फिर हम लिमिट भी यूज करते हैं और लिमिट आता है एंड में। सो ये एक बेसिक सीक्वेंस होता है जिसे हम फॉलो करेंगे, सेलेक्ट, फ्रॉम, ज्वाइन, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग एंड लिमिट। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज और होती है जो होती है ऑर्डर बाय। सो ये ऑर्डर बाय आपका हैविंग के बाद एंड लिमिट से पहले होता है। सो ये बेसिक सीक्वेंस है। ओके, अब हम आते हैं अपनी क्वेरी नंबर 2 पे, एंड दिस क्वेरी सेज टू गेट द टोटल क्वांटिटी परचेज्ड पर कस्टमर। ओके, अब इस समय हमें क्या करना है, हमें ये जो आपकी रोज थी ये सिंपल हमें काउंट नहीं करनी है, दीज रोज। ये अभी तो हमने काउंट कर लिया, ठीक है, कस्टमर आईडी 1 ने इतने ऑर्डर प्लेस किया, हमें काउंटिंग करने से रिजल्ट मिल रहा था। बट इस क्वेरी में हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए, टोटल क्वांटिटी परचेज पर कस्टमर। सो कस्टमर आईडी 1 ने टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज की है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें देखना होगा पहले तो 1 बाय 1, तो कस्टमर आईडी 1 की हम ग्रुपिंग करते हैं, राइट। कस्टमर आईडी 1 ने कितनी क्वांटिटी परचेज करी, 1। और भी करी है, यस, हियर 1 ऑल्सो, सो प्लस 1 मोर। देन और भी करी है, यस, 2 क्वांटिटी और परचेज करी है, प्लस 2। दिस इज इट। सो कस्टमर आईडी 1 ने टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज करी है, इट इज 4। और ये 4 हमें कैसे मिला, जब हमने इनको सबको सम किया। ओके, तो यहाँ सिर्फ काउंटिंग से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमें सम फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, सम ऑफ क्वांटिटी। ओके, फिर हम उसको एक एलियास नेम देंगे और यहाँ पे भी हम ग्रुप बाय कर यूज करेंगे, क्योंकि हम पहले कस्टमर आईडी 1 की सारी क्वांटिटी को सम करेंगे, फिर 2 की, तो हम ग्रुप्स अलग अलग बना रहे हैं। ओके गाइस, आई होप इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब हम कोड लिखते हैं। सो इट इज सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है हमें, कस्टमर आईडी एंड सम ऑफ क्वांटिटी, इसको हम एक नाम दे देंगे, एलियास नेम, टोटल यूनिट्स। इसी नाम से रिजल्ट विंडो में वो कॉलम रिफ्लेक्ट होगा। फिर फ्रॉम लिखेंगे, किस टेबल में ये डेटा, ऑर्डर्स में है, और हमें ग्रुपिंग भी करनी है, ग्रुप बाय। ओके, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, क्योंकि हमें कस्टमर डेटा चाहिए। अब इसको हम रन कराएंगे और ये हमारा रिजल्ट है। तो कस्टमर आईडी वाइज किसने कितने टोटल यूनिट्स परचेज करे हैं वो डेटा हमारे पास आ गया है। ओके, नाउ कम टू द क्वेरी 3, एंड क्वेरी 3 इज अबाउट द रेवेन्यू पर कस्टमर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है रेवेन्यू। अगर आपको रेवेन्यू नहीं समझ आता है क्या है, तो रेवेन्यू बेसिकली जितनी क्वांटिटी परचेज करी है, ये जो क्वांटिटी थी, कस्टमर आईडी 1 ने सपोज 4 क्वांटिटीज परचेज करी थी, ओके, उसको हम उनके यूनिट प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट आईडी के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू मिल जाएगा। सो कस्टमर आईडी 1 है, एक सेकेंड, सपोज इसकी क्वांटिटी 1 है, प्रोडक्ट आईडी 110 की, फिर इसका जो भी प्राइस है, इसका प्राइस अगर 500 है तो 500 प्लस हियर अगेन क्वांटिटी 1, और इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है 102 प्रोडक्ट आईडी वाले का, सपोज 600 है तो 600 प्लस फिर 2, और इस 103 प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है सपोज 700 है तो 700। देन इसके बाद इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा रेवेन्यू। ओके, सो इसका ये हम फॉर्मूला पहले लिखेंगे। सो कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो हमें सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट कस्टमर आईडी अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है गाइस कि हमने जो प्राइस और क्वांटिटी देखी, तो प्राइस जो है वो हमारे इस टेबल में है, प्रोडक्ट टेबल में, ओके,
और जो क्वांटिटी है वो किस टेबल में है, ऑर्डर्स टेबल में। तो यहाँ बेसिकली 2 टेबल्स यूज होने वाली हैं। ओके, तो जब 2 टेबल्स यूज होने वाली हैं तो हमें यहाँ मेंशन करना होगा कि हम कौन सा कॉलम किस टेबल से ले रहे हैं। तो पूरी टेबल का नाम लिख के हम उसका सिर्फ इनिशियल लिखेंगे। तो हम यहाँ कस्टमर टेबल को सी से डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अभी हम आगे जब टेबल का नाम लिखेंगे वहां हम डिफाइन भी कर देंगे। So we have to write it like this. C dot means customer table dot customer ID and then now comma. Okay. अब हम कस्टमर आईडी तो आए आउटपुट विंडो में, साथ के साथ क्या आ जाए, कस्टमर नेम भी आ जाए। सो कस्टमर नेम कैसा है, यहाँ पे कस्टमर नेम अलग अलग है, एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है, आशा अलग, राव अलग। ठीक, तो हम चाहते हैं ये दोनों एक साथ आ जाए। तो एक साथ आने के लिए हम यूज करेंगे कॉनकैट फंक्शन। सो हम यहाँ लिख रहे हैं कॉनकैट। नाउ कस्टमर टेबल में फर्स्ट नेम कॉनकैट हो जाए किसके साथ, कस्टमर टेबल के लास्ट नेम से। बट इतना सिर्फ लिख देने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम बिल्कुल विदाउट एनी स्पेस आ जाएंगे, आशा राव बीच में कोई स्पेस नहीं। तो स्पेस भी आ जाए उसके लिए हमें कॉमा के बाद एक स्पेस भी यहाँ मेंशन करना होगा इस तरह से। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्कैटिनेशन होगा उसमें नाम में स्पेस आ जाएगा। इसको हम एक एलियास नेम दे दे रहे हैं एज कस्टमर नेम। ठीक है, अब थर्ड कॉलम जो होगा वो होगा सम का। सम में क्या, किसका किसका सम होगा, तो जो अभी हमने फॉर्मूला देखा। सो फॉर्मूला है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस, यही देखा था हमने फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं इस कॉलम को रेवेन्यू। ठीक है, अब ये सारा डेटा किन किन टेबल से लिया गया है, सो फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। इसको हम ओ से यहाँ डिफाइन करेंगे ऐसे। ओके, नाउ अब इसको हमें 2 टेबल्स और है, राइट, सो हमें ज्वाइन भी करना होगा। तो हम लिखते हैं ज्वाइन दिस ऑर्डर टेबल विद द कस्टमर्स टेबल। कस्टमर्स टेबल को हमने सी से डिफाइन किया। फिर हम लिखेंगे किस बेस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं दोनों टेबल को। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेयर ऑर्डर्स टेबल की जो कस्टमर आईडी की रोज हैं वो इक्वल हों कस्टमर टेबल्स की कस्टमर आईडी की रोज के साथ। ठीक है, फाइन। एक ज्वाइन और हम लगाएंगे, अभी हमारी प्रोडक्ट टेबल रह रही है, तो एंड ज्वाइन दीज टेबल्स विद द प्रोडक्ट्स टेबल आल्सो। तो इसको हम डिफाइन करें पी से। ऑन व्हाट बेसिस, सो ऑन वेयर ऑर्डर्स टेबल की प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी। ओके, ये हमारा इस तरह से हमारे तीनों टेबल्स ज्वाइन हो गए हैं। अब हमें कस्टमर वाइज डेटा चाहिए तो हम ग्रुप बाय भी लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे कस्टमर आईडी। अगर एक ही टेबल यूज कर रहे होते गाइस तो फिर हमें यहाँ सी डॉट पी डॉट नहीं लिखना होता। यहाँ कई टेबल्स हैं तो हमें बताना जरूरी है कि कस्टमर आईडी किस टेबल से ली गई है। सो बताने के लिए हमें इस तरह से लिखना होता है। अब हम यहाँ पे ऑर्डर बाय भी यूज करेंगे रेवेन्यू, और हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा रेवेन्यू आ जाए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू टॉप पे हो। अब इसको हम रन कराएंगे। ओ डॉट क्वांटिटी में एरर है। सो वेयर इज ओ डॉट क्वांटिटी एंड लेट्स रन इट अगेन। Okay, spelling mistakes है guys. Okay, so here customer है and again run it. So here we have our result and this is customer ID, customer name and the revenue. ठीक है, चित्रा स्पेस अय्यर। अगर हम यहाँ स्पेस नहीं देते तो चित्रा अय्यर बिल्कुल बिना स्पेस के सटा हुआ आता। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी ऑर्डर क्वेरी नंबर 4 पे। And this query is about the monthly revenue trend. ठीक है, मंथली रेवेन्यू ट्रेंड हमें पता करना है, मतलब हमें जो डेटा चाहिए वो हमें मंथ वाइज डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमें रेवेन्यू वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, दूसरा हमें मंथ मिल जाए डेट में से, जो डेट कॉलम है उसमें से मंथ हम एक्सट्रैक्ट कर लें। फिर हम उसको ऑर्डर बाय में अप्लाई कर देंगे कि हमें ऑर्डरिंग चाहिए, ग्रुप बाय में अप्लाई कर देंगे कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो ग्रुप में चाहिए, मतलब पहले मंथ 1 का हो फिर मंथ 2 का आए। सो इस तरह से हमें मंथली ट्रेंड मिल जाएगा। ठीक, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले सेलेक्ट एंड देन द सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद पी डॉट यूनिट प्राइस एज रेवेन्यू। ये हमारा हो गया रेवेन्यू का फॉर्मूला। ओके, देयर इज अ ब्लंडर।
नाउ और हमें क्या चाहिए, अब हमको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम डेट का फॉर्मेट चेंज कर दे रहे हैं। डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम यहाँ डेट फॉर्मेट फंक्शन यूज करेंगे। किस कॉलम पे हम ये अप्लाई करने वाले हैं डेट फॉर्मेट फंक्शन, वो कॉलम का नाम लिखेंगे और फॉर्मेट लिखेंगे जिस फॉर्मेट में हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं परसेंटेज ईयर एंड परसेंटेज मंथ, हमें ईयर और मंथ के फॉर्म में ये डेट मिले इस बार, ठीक है, एज मंथ। ये सारा डेटा ऑर्डर्स टेबल में है, साथ में ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स टेबल में है, साथ में प्रोडक्ट्स टेबल में भी है। तो हम ज्वाइन करेंगे इसको विद द प्रोडक्ट्स टेबल ऑन व्हाट बेसिस, तो ऑन वेयर, एक सेकेंड ऑर्डर बॉय आ गया है, सो ऑन ओके गाइस, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल ओ जॉइन प्रोडक्ट्स पी ऑन व्हाट बेसिस, ऑन वेयर ऑर्डर्स टेबल की जो प्रोडक्ट आईडी की रोज हैं वो जहां जहां इक्वल हो रही हैं प्रोडक्ट्स टेबल की प्रोडक्ट आईडीज की रोज के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप बाय कर देंगे मंथ। इसके बाद हम ऑर्डर बाय भी यूज करेंगे और हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए। नाउ लेट्स रन इट। सो दिस इज आवर रिजल्ट। हमारा जो डेटा है उसमें गाइस सिर्फ एक ही मंथ है, बाय मिस्टेक एक ही मंथ है, इसलिए हमें एक ही मंथ का डेटा मिला है, हमें यहाँ ट्रेंड नहीं मिल पाया है। अगर डेटा में और भी कई मंथ्स होते, जैसे जून है, जुलाई भी होता, अगस्त भी होता, मार्च भी होता, तो वो भी लिस्ट यहाँ पे आई होती और फिर हम इजिली ट्रेंड भी देख पाते, ठीक है। ओके, नाउ अब हम आते हैं क्वेरी नंबर 5 पे, और क्वेरी 5 कह रही है कि हमें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बताएं आप। सो अब टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, सो उसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल में से उस प्रोडक्ट का नाम, फिर हमें सम करनी पड़ेगी क्वांटिटी, जिसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुई है वही तो टॉप सेलिंग में काउंट होगा, राइट। सो हमें क्वांटिटी का सम चाहिए होगा और हम ग्रुप बाय किस में करेंगे, प्रोडक्ट वाइज ग्रुपिंग करेंगे। सो इस सम वाले जो कॉलम है इसको हम नाम दे रहे हैं यूनिट सोल्ड। किस टेबल में से, तो फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल में से। इसको हम ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट्स टेबल में से के साथ, where product ID is equal to products table product ID, ओके। और हमें ग्रुप बाय करना होगा, ग्रुप बाय P डॉट प्रोडक्ट ID एंड ओके, हमने P नेम लिखा है तो हम प्रोडक्ट नेम से ही ग्रुपिंग भी कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ ऑर्डर बाय यूज करेंगे, ऑर्डर बाय के लिए यूनिट सोल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर आए और हमें टॉप चाहिए तो हम लिमिट 5 लगा रहे हैं कि टॉप 5 रोज ही हमको मिले। नाउ व्हेन वी विल रन इट, हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पोर्टेबल स्पीकर की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुई हैं, सेल हुई हैं, फिर USB स्पीकर 10 क्वांटिटी सोल्ड, पेपर क्लिप्स एंड सो ऑन, ओके। ना अब हम आते हैं अपने क्वेरी नंबर 6 पे, और क्वेरी 6 है हमारी कि उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट आप दें जिनको कभी ऑर्डर ही नहीं किया गया है, दैट आर नेवर ऑर्डर्ड। अब ये कैसे मिलेंगी, तो गाइस जिन प्रोडक्ट्स को अभी ऑर्डर ही नहीं किया गया है, ठीक, ये प्रोडक्ट आईडी है प्रोडक्ट टेबल में। अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट आईडी ऐसी होगी जिसको कभी ऑर्डर ही नहीं किया गया है तो वो डेफिनेटली इस ऑर्डर टेबल में अवेलेबल नहीं होगी, है ना, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया गया है वो इस ऑर्डर टेबल में है। ऑर्डर टेबल का पर्पस ही यही था, राइट। सो अब हम जो क्वेरी लिखेंगे उसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक। उस लिस्ट में वो सारी प्रोडक्ट्स आईडी होंगे जिनको कभी ना कभी ऑर्डर किया गया है, और हम उस लिस्ट से पहले लिख देंगे कि हमें आप डिटेल दें प्रोडक्ट आईडी की, बट वो प्रोडक्ट आईडी नॉट इन कीवर्ड यूज करेंगे, नॉट इन दिस लिस्ट that have been ever ordered। कैसे, देखिए, तो हम लिखेंगे select product ID, comma product name from products table where product ID not in, ठीक है। अब यहाँ हम एक सब क्वेरी लिखेंगे, not in, यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए, उस लिस्ट, वो लिस्ट आएगी जिनको ऑर्डर किया गया है, ठीक है, उन प्रोडक्ट आईडीज की लिस्ट आएगी जिनको ऑर्डर किया गया है। तो वो लिस्ट कैसे मिलेगी, वो लिस्ट मिलेगी जब हम यहाँ पे एक सब क्वेरी यूज करेंगे। हम लिख देते हैं सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर टेबल की आप सारी प्रोडक्ट आईडीज की लिस्ट दे दीजिए इसमें, ठीक है। बट
एक छोटा सा वर्ड हम यहाँ और यूज कर ले रहे हैं जिसका नाम होता है डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट कुछ नहीं कर रहा है गाइस, डिस्टिंक्ट सिर्फ डुप्लीकेट प्रोडक्ट आईडी को मना कर देगा कि बार बार मत आओ एक ही नंबर, एक प्रोडक्ट आईडी एक बार लिख गई है तो लिख गई है, बार बार उसे मत लिख के हमारे टाइम को वेस्ट करो तुम। दिस इज द वर्क ऑफ डिस्टिंक्ट, ठीक है, डुप्लीकेसी अवॉइड करता है। नाउ ये नेम लिख के नेम कांस्टेंट आ जाता है, ये यहाँ गलती है। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। सो ये हमारे आ गए वो सारे प्रोडक्ट्स, टोटल कितने हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनका ऑर्डर कभी रिप्लेस नहीं हुआ है। अब आते हैं क्वेरी नंबर 7 पे, और ये क्वेरी है कि हमें एवरेज बास्केट साइज बताएं पर कस्टमर। मतलब एक कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जो उसकी बास्केट है जिसमें उसने ऑर्डर्स रखे हुए हैं, तो अगर हम ऑन एवरेज निकालना चाहें सारे कस्टमर का तो वो कितना एवरेज है, ठीक है, साइज है ये। सो हम कस्टमर वाइज एवरेज बास्केट साइज बेसिकली निकाल रहे हैं। आई होप ये क्वेरी आपको समझ में आ गई है। सो हम लिखेंगे सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करें आप, एवरेज फंक्शन, ठीक है, एवरेज फंक्शन क्वांटिटी कॉलम पे अप्लाई होगा एज एवरेज क्वांटिटी, और क्या आप सेलेक्ट करें, आप सेलेक्ट करें कस्टमर आईडी को फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, और अब हम इसे ग्रुप बाय कर देंगे कस्टमर आईडी वाइज। दिस इज इट, नाउ लेट्स रन इट। और ये हमारे पास कस्टमर आईडी वाइज एक एवरेज बास्केट साइज आ गया है। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेरी नंबर 8 पे, और क्वेरी नंबर 8 कहती है टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। टोटल रेवेन्यू हमें चाहिए कैसा, प्रोडक्ट कैटेगरी, पर प्रोडक्ट कैटेगरी। सो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट टेबल में से कैटेगरी को, रेवेन्यू की बात है इसका मतलब बाकी टेबल्स भी यूज में आ रही हैं। फिर हम यूज करेंगे राउंड फंक्शन, अच्छा राउंड को भी रहने देते हैं, अभी हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं। सो रेवेन्यू निकालने के लिए हमें सम करना पड़ता है, राइट, किसका किसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड द यूनिट प्राइस। सो ऑर्डर डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद प्राइस डॉट यूनिट, प्रोडक्ट डॉट यूनिट प्राइस। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द रेवेन्यू। हमने सम किया, ठीक है। अब ये जो सम आ रहा है इसको हम एक राउंड ऑफ में ले जाते हैं, इनको एक राउंड ऑफ नंबर में लेके आएंगे। उसके लिए हम राउंड फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ कॉमा लगाएंगे और 2, ठीक है, 2 मीन्स आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हो। इसको हम एक एलियास नेम दे देंगे एंड दिस एलियास इज एज रेवेन्यू। ओके, नाउ ये सारा डेटा अवेलेबल है फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा विद द प्रोडक्ट्स टेबल। ऑन व्हाट बेसिस, सो ऑन वेयर प्रोडक्ट्स टेबल की प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू द ऑर्डर्स टेबल की प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब हम ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय किसमें, ग्रुप बाय कैटेगरी, क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए। सो वी विल राइट हियर कैटेगरी, और फिर हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे। हम सिंपल डिसेंडिंग में इस रेवेन्यू को चाहते हैं, हाईएस्ट रेवेन्यू टॉप पे मिल जाए, ठीक है। नाउ अब हम इसको रन करते हैं। सो ये रहा हमारा रिजल्ट कैटेगरी वाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का रेवेन्यू ये, फर्नीचर का रेवेन्यू ये, एंड सो ऑन। ओके, नाउ कम टू द क्वेरी नंबर 9 एंड दिस क्वेरी सेज टू गेट द डेली ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू फॉर अ गिवन वीक। हमें यहाँ पे गिवन वीक है और वो वीक है फ्रॉम 7th ऑफ जून टू 13th ऑफ जून। इस वीक के बीच में जितने भी दिन पढ़, इस वीक में जो जो डेज पढ़ रहे हैं उनमें आप डेली को ऑर्डर बताएं और रेवेन्यू बताएं, ठीक है। सो उसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा क्या, ऑर्डर डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और हमें काउंट फंक्शन यूज करना होगा एज ऑर्डर्स कॉमा रेवेन्यू चाहिए तो हमें सम करना होगा, ठीक है। सम के लिए हम इसको ही एज इट इज यहां से पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रेवेन्यू, और इसको हम एलियास नेम दे रहे हैं एज रेवेन्यू, ठीक।
फ्रॉम विच टेबल, सो फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, और इसको हम ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट्स टेबल के साथ। ऑन व्हाट बेसिस, सो ऑन दिस बेसिस। इसको भी हम यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक, नाउ अब हम यहाँ फिल्टर यूज करेंगे जहां पे ऑर्डर डेट जो है वो आपकी बिटवीन है इस डेट के, दिस होल डेट वी विल टेक। जब यहाँ डेट लिखेंगे तो ब्रैकेट्स नहीं आएंगे और इन्वर्टेड कॉमास में डेट आएगी, और यहाँ पे डैश भी नहीं आएगा। डैश को हम रिप्लेस कर देंगे एंड से। ठीक है, फाइन। अब ग्रुप बाय यूज करेंगे, ऑर्डर डेट। ठीक है, हमें डेट वाइज चाहिए क्योंकि डेटा डेली ऑर्डर्स लिखा है। नाउ लेट्स रन इट एंड हियर इज आवर रिजल्ट। सो हियर यू कैन सी ऑर्डर डेट मीन 7 जून को एक ऑर्डर प्लेस हुआ, रेवेन्यू ये। 8 जून को 2 ऑर्डर्स प्लेस हुए, रेवेन्यू ये। ओके, लाइकवाइज नाउ कम टू द क्वेरी नंबर 10 and query 10 is about the average order value। सिंपल, हमें ऑर्डर की एवरेज वैल्यू चाहिए, एवरेज ऑर्डर वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू का हम ये पूरा फंक्शन एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ में लिखेंगे तो हम राउंड फंक्शन यूज करेंगे, और राउंड फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे (2 भी लिखना होगा। ठीक है, नाउ divided by count of distinct order ID। एवरेज हम ऐसे ही निकालेंगे गाइस। रेवेन्यू का एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो इसमें हमें रेवेन्यू का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए टोटल जितनी भी ऑर्डर आईडीज हैं उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तभी हमें एवरेज मिलेगा। ओके, फाइन। नाउ इसको हम एक नेम दे देते हैं, अलियास नेम एवरेज ऑर्डर वैल्यू के। ओके, नाउ विच टेबल, सो फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल O, और अब इसको ज्वाइन करेंगे फ्रॉम द विद द प्रोडक्ट्स टेबल P। ऑन व्हाट बेसिस, सो ऑन वेयर दिस प्रोडक्ट आईडी जहाँ पे इक्वल है दोनों टेबल्स की उस रोज के साथ, एंड दिस इज इट। अब हम इसको रन कराते हैं, और ये रहा हमारा टोटल एवरेज ऑर्डर वैल्यू। आई होप द लास्ट क्वेरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये थी हमारी टोटल 10 क्वेरीज। ओके, अब आते हैं कि इन क्वेरीज को, ये जो हमने परफॉर्म करी हैं, इनसे हम बिजनेस इनसाइट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे बिजनेस में कैसे एक डिसीजन मेकर का रोल प्ले करेंगी, वो हम कैसे सीख सकते हैं। सो फॉर दैट लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस। सो गाइज, मैंने ये टेबल बनाई है जो आपको हेल्प करेगी। क्वेरी वाइज टेबल है। जो हमारी पहली क्वेरी थी वो थी ऑर्डर काउंट पर कस्टमर। ठीक है, अब हम अपना रिजल्ट कैसे रीड करें बेसिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो ऑर्डर काउंट पर कस्टमर निकाला था उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट कर लें तो इसका मतलब है सब टॉप पे कौन सा आ जाएगा, टॉप पे वो आ जाएगा जिस कस्टमर ने सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए हैं। ठीक है, सो हमारे केस में आशा राव ने प्लेस किए थे 12 ऑर्डर्स। ओके, और ये 12 ऑर्डर्स का मतलब है कि ये 4 टाइम्स ज्यादा हैं देन द एवरेज कस्टमर्स ऑर्डर प्लेसिंग। ठीक है, अगर हम सारे कस्टमर का एक एवरेज निकालें, ऑर्डर प्लेस किसने क्या किया है, सो उस वैल्यू से ये वैल्यू 4 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो आशा राव है वो पावर यूजर हैं, इनको हम नर्चर कर सकते हैं, इनको पर्क्स, इनको डिस्काउंट्स हम दे सकते हैं, ये हमारे लिए एक अच्छी कस्टमर है। ओके, सेकेंड क्वेरी हमारी थी टोटल यूनिट्स पर कस्टमर। सो इसका क्या काम है, टोटल यूनिट्स पर कस्टमर, ये हमें बेसिकली कंपेयर करने में काम आएगी। तो कंपेयर टू ऑर्डर काउंट, हाई यूनिट्स बट फ्यू ऑर्डर्स इज इक्वल टू बल्क बायर्स। कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो ज्यादा सामान लेके जाते हैं, तो ऐसे बायर्स को हम बल्क बायर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने इस प्रोजेक्ट में कस्टमर आईडी 15 जो थी उन्होंने 48 यूनिट्स परचेज करी थी, सिर्फ 6 ऑर्डर्स प्लेस करके 48 यूनिट्स। ओके, बाकियों से अगर हम कंपेयर करें तो ये एक बहुत हाई अमाउंट है, 48 यूनिट्स ओनली फॉर द 6 ऑर्डर्स। इसका मतलब कि हम इस कस्टमर आईडी 15 को बल्क बायर बोल सकते हैं, और हम इसको आगे इन फ्यूचर वॉल्यूम के बेस पे, इसकी ऑर्डरिंग वैल्यू वॉल्यूम के बेस पे डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको ही नहीं, इस तरीके के जितने भी बल्क बायर्स होंगे बेसिकली, तो इससे हम बल्क बायर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे।
ओके, ये हमारे बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। देन रेवेन्यू पर कस्टमर हमने निकाला थर्ड क्वेरी में। सो एक होता है प्रेटो पैटर्न। प्रेटो पैटर्न में 80/20, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे टॉप 20% जो कस्टमर्स होते हैं वो जनरेट करते हैं 80% का रेवेन्यू। ठीक है, बाकी कस्टमर्स थोड़ा खरीदते हैं, लेकिन कुछ टॉप 20% कस्टमर होते हैं जिनकी वजह से हमें 80% रेवेन्यू मिल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे इस प्रोजेक्ट में भी हुआ है। नाउ मंथली रेवेन्यू ट्रेंड से हमें क्या मिला? मंथली रेवेन्यू ट्रेंड हम अगर पावर बीआई यूज करते तो उसमें हम चार्ट देख पाते, ग्राफ्स देख पाते। सो हम मंथ वाइज उसमें ग्राफ्स देखते, उससे हमें ये पता चलता है ये जो लाइन है अगर अप जा रही है, ठीक है, इसका मतलब हमारा रेवेन्यू जंप कर रहा है। अगर हमारी लाइन डाउन जा रही है तो हमारा रेवेन्यू डाउन हो रहा है, हमें एक्शंस लेने की नीड है। अगर जंप किया है इस लाइन ने तो उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। हमने रिसेंटली कोई नया अनाउंसमेंट तो नहीं करी है, कोई नया कैंपेन तो नहीं लॉन्च किया है, और अगर किया है और उसकी वजह से अगर यह जंप कर रहा है रेवेन्यू, तो इसका मतलब वो जो अनाउंसमेंट थी, कैंपेन था, इट इज अ गुड फॉर अस, हम उसको फ्यूचर में भी आगे कैंपेन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिसीजन ये भी लिया। फिर हमारी जो फिफ्थ क्वेरी थी वो थी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल हो रहा है। ओके, नाउ इससे हमारे इस प्रोजेक्ट में निकला कि वायरलेस माउस जो था वो सबसे ज्यादा सेल हो रहा था। ठीक है, और वो 80% अकाउंट कर रहा था। 80%, 18%, पूरे जितने हमारे प्रोडक्ट्स थे उसमें 18% से वायरलेस माउस ही ले जा रहा था। इसका मतलब हमें इस वायरलेस माउस को स्टॉक में रखना जरूरी है। इट इज हाई इन डिमांड, राइट। नाउ प्रोडक्ट्स जिनको कभी ऑर्डर नहीं किया गया है, ये भी हमने क्वेरी देखी, राइट। तो इससे हमें क्या मिला? हम क्या गलत कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ, इनको कोई क्यों नहीं परचेज कर रहा है? क्या हमारी प्राइसिंग गलत है? ठीक है, जो ये जीरो सेल्स हैं, क्या ये विजिबल नहीं हो रहे हैं? अगर हमारी ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्टिंग है तो ऐसा भी होता है ना, वो विजिबल ही नहीं होते हैं। SEO प्रॉब्लम, whatever some problems were there. ओके, सो हम उसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं सेल हो रहे हैं। ठीक है, उनको रेक्टिफाई करेंगे, फिर उन प्रोडक्ट्स की भी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस इज गुड फॉर अ कंपनी। देन एवरेज बास्केट साइज पर कस्टमर, ये बेसिकली कंपेयर करने के लिए है। क्या कंपेयर हो रहा है? कस्टमर्स के सेगमेंट्स, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स, हाई वर्सेस लो। अगर एवरेज बास्केट साइज 3.2 है, अगर एवरेज साइज किसी कस्टमर का 6.1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो होल सेल बायर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम हाई लो इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कस्टमर को। देन रेवेन्यू बाय कैटेगरी, तो हम कैटेगरीज को रैंक कर सकते हैं, कैटेगरीज की रैंकिंग कर सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी जो है वो 62% है ऑफ टोटल रेवेन्यू। ओके, देन द डेली ऑर्डर्स एंड द रेवेन्यू। डेली ऑर्डर्स में हमने देखा कि जून 10 में एक सडन स्पाइक मिला हमें। ये क्यों हुआ? इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? सो पॉसिबल रीजन है कि हमने कुछ ईमेल्स किए थे, दैट कुड बी अ रीजन। मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कंपनीज में रियल उसमें पैटर्न में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम वॉच करते हैं कि सडन स्पाइक के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इफ इट इज गुड देन हम उनको जो भी हमने पैटर्न अप्लाई किया होता है उनको हम फ्यूचर में भी यूज करते हैं। देन एवरेज ऑर्डर वैल्यू हम देखेंगे, तो ये हमारे इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क होता है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, किसी कस्टमर ने हमारी कंपनी में सपोज एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1245 है, और अगर हम Q3 की बात करें तो हम Q3 में अपना टारगेट ऑब्वियसली बढ़ा के ही लिखेंगे। जो हमारे फ्यूचर टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, वो बढ़े हुए होते हैं हमेशा। ठीक, तो अगर हमारी प्रेजेंट एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये है तो हम नेक्स्ट क्वार्टर का टारगेट सेट कर सकते हैं और अपनी सेलिंग को अप कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हमने कुछ बिजनेस इनसाइट्स देखे। ये जस्ट एग्जांपल थे गाइस। इसी तरह से रियल इंडस्ट्रीज में भी एनालिसिस होती है, इनसाइट्स निकलते हैं, और फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। नाउ अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि हमने अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, वी डिड अ गुड जॉब। अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करें, रिक्रूटर्स उसको नोटिस कर सकें, इस तरह से हम कैसे प्रेजेंट करें। सो इसको प्रेजेंट करने का तरीका है, एक तो हमको ये सब कुछ गिटहब में सेव करना पड़ेगा। ओके, गिटहब में कैसे सेव करते हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगी। देन आफ्टर दैट हमें ये पूरा सारा कुछ, एक आप कैनवा ओपन करो, कैनवा में प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स निकालो, उसमें आप इसकी पूरी डिटेल्स डालो अपने प्रोजेक्ट की, फिर उसको सेव करो इन PDF फॉर्मेट, और फिर वो शेयर कर दो लिंक्डइन पे। ठीक है, सो रिक्रूटर्स जो है वो एक्टिव होते हैं लिंक्डइन पे, वहां से दे विल सी आपकी परफॉर्मेंस। अगर आप डे टू डे, वीकली आप कुछ भी अपडेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो फोकस करेंगे आप पे, राइट। सो अब हम सबसे पहले ये क्विकली चेक कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं कि हाउ टू सेव द प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। सो ये मैंने अपना गिटहब अकाउंट ओपन करा है। ओके, नाउ
जो हमारे एसक्यूएल फाइल्स थी इनको हम क्या करेंगे, इनको पहले सेव कर लेंगे। सो ये 3 फाइल्स हैं हमारे पास। सो कंट्रोल एस, लेट्स क्विकली सेव देम एंड ओके या सो पहली फाइल को आई एम सेविंग एज 1.createdb.sql। ओके, देन सेकेंड फाइल को आई एम सेविंग एज कंट्रोल एस प्रेस करके 2.insertdata.sql। ठीक है, देन थर्ड फाइल जो है इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे एंड देन 3.query.sql। ठीक, ये तीनों फाइल्स हमने अपनी सेव कर ली अपने डेजिग्नेटेड फोल्डर में। नाउ कम बैक टू दिस गिटहब अकाउंट। यहाँ आपको न्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम इस न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू क्रिएट न्यू रेपोजिटरी। सो यहाँ पे आई एम मेकिंग कस्टमर परचेज प्रोजेक्ट। ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ था जो मैंने इंग्लिश वर्जन के लिए बनाया था। सो मैं इसको सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम दे रही हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ हिंदी भी लिख दे रही हूँ। फाइन, नाउ इसमें अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो आप वो लिखो, और इसके बाद ये पब्लिक है, प्राइवेट है, इट्स अप टू यू। अगर आप पब्लिक रखेंगे तो सब कोई देख पाएगा, रिक्रूटर्स इसको देख सकते हैं। फिर हम क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे ये विंडो आपकी इस तरह से कुछ ओपन होके आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे फिर यहाँ चूज योर फाइल्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अपनी ये 1 2 3 तीनों फाइल्स को चूज कर देंगे। ओके, नाउ एक साथ सिलेक्ट करके मैंने यहाँ ओपन प्रेस कर दिया। अब हमारी तीनों फाइल्स अपलोड हो जाएंगी 1 बाय 1। ठीक, सो हमारी तीनों फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। नाउ डू द कमिट चेंजेस। कमिट चेंजेस पे हमने क्लिक किया। ओके, एक बार हम देख लेते हैं हमारा डेटा सेव हुआ है कि नहीं। नो प्रॉब्लम। ओके, कस्टमर परचेज, फाइन, ठीक है। हम अपने वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं एंड डैशबोर्ड पे जाके ये हमारा था ना हिंदी, हमारी ये रेपोजिटरी थी हिंदी। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो चुकी हैं गाइस, ठीक है। नाउ हमारी फाइल्स नाउ जस्ट अभी सेव हो गई हैं पूरी। ओके फाइन, सो ये था हमारा गिटहब में हमें अपनी चीजें कैसे सेव करनी है वो हमने कर दी। अब हमें लिंक्डइन पे कैसे शो करना है, तो उसके लिए आप कैनवा पे प्रेजेंटेशंस टेम्पलेट ओपन कर सकते हो, अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हो और फिर स्टार्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट के ओवरव्यू से। आपका जो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है आप वो दिखाएं, उसके बारे में लिखें, डिटेल लिखें, आपका जो स्कीमा है उसकी डिटेल लिखें। दिस थिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। देन द सैम्पल क्वेरी जो है वो आप बताएं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी क्वेरी का। ये हो गई आपके क्वेरी स्टेटमेंट एज वेल एज द कोडिंग पार्ट। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये है आपका जो आउटपुट आया था उसका, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो, कोई भी स्निपिंग टूल आप डाउनलोड कर लो, जैसे मेरे पास एक स्निपिंग टूल है। सो लेट मी शो यू इन अ क्विक वे कि हम कैसे करते हैं इसको। तो हम यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट कट कर लेते हैं और फिर इसको कॉपी कर देंगे एंड देन कम बैक टू द कैनवा स्लाइड एंड यहाँ पे हम इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो कोडिंग पार्ट था वो यहाँ एज इट इज प्लेस हो गया है। इसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल्स लिखना चाहो तो टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद आप बिजनेस इनसाइट्स लिखें जो आपने अभी देखा ना, कैसे टेबल फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में एक बिजनेस इनसाइट आपने आई हैव प्रेजेंटेड इन द सेम वे आप भी वैसे ही कर सकते हैं 1 बाय 1 सारी क्वेरीज के लिए। उसके बाद इन द एंड आपने क्या सीखा इस पूरे प्रोजेक्ट में, व्हाट यू हैव लर्न, उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी होगी। और इस तरह से ये प्रेजेंटेशन आप सेव कर सकते हो इन अ PDF फॉर्मेट, ओके। और आप इसको शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे विद द लिंक ऑफ योर गिटहब जो आपने वर्क किया SQL वाला। सो ये था हमारा पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट and this project will be very helpful for the portfolio purpose. So stay tuned with me and keep practicing guys. आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए डेटा पेंसिल चैनल को। जो भी वीडियोस अपलोड होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी, पोस्ट अपलोड होंगे, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो। एंड सी यू देन, टेक केयर गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।